नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो अपने समय यानी कि टाइम की है वो कीमत वैल्यू समझ के उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। तो लैब असिस्टेंट के लिए जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बायोलॉजी हैं अपने लैब असिस्टेंट में, उनके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से संबंधित वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये हमारा जो वीडियो है वो साथियों जो बायोलॉजी का दूसरा डोज है, यानी कि डोज नंबर 2। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण हमको लगते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक भाग है। अब आहार नाल का है, तंत्रिका तंत्र का है, श्वसनी तंत्र का है या प्रजनन तंत्र का है। अब आप सभी को पता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन वैसे मानो तो ये आहार नाल से संबंधित है। और वैसे आहार नाल के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो साथियों ये पाया जाता है छोटी आंत। कौन सा साथियों, यहाँ पर छोटी जो आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इनकी बड़ी आंत इसके मध्य पाया जाता है। एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध होता है और इस अंगुलीनुमा प्रवर्ध यानी कि इसका जो मुख्य काम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, यानी कि सेल्यूलोज का पाचन करना। किसका साथियों? सेल्यूलोज का पाचन करना। यानी कि पुराने समय में जो हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हमको ये पता लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक वानर थे और घास फूस खाते थे। तो घास फूस खाते थे यानी कि घास खाते थे, तो घास के अंदर सेल्यूलोज होता है, यानी कि हरे जो पादप होते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज का जो पाचन है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से संबंधित था। ठीक है, ये आपको ध्यान। अब क्या है, मानव के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम है वो बिल्कुल कम हो गया है, तो इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, इसलिए वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स होता है वो एक अवशेषी अंग भी माना जाता है मानव के अंदर। लेकिन जो पशु हैं जैसे बकरी, गाय, भैंस हैं, उनके अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैं वो किसका पाचन करता है? सेल्यूलोज का पाचन करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें पॉइंट एक और बता देता हूँ साथियों, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है ये जिस भाग से जुड़ा होता है उस भाग को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। और सीकम के अंदर क्या साथियों? सीकम होता है छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं। और इसमें पाए जाते हैं एक बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया को बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया कहा जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है। अब आपके सामने यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि एक तालाब है जिसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा है, तो इससे क्या आपको संकेत मिलता है? तो इससे साथियों यही संकेत मिलता है कि सीकम के अंदर पाए जाती ई कोलाई बैक्टीरिया, तो मानव मल के साथ में भी ई कोलाई बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं। तो जो वो तालाब जिसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो उससे यही संकेत मिलेगा साथियों कि वो जो तालाब है वो मानव मल के द्वारा प्रदूषित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी जो जठर कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है साथियों? आमाशय के अंदर पाई जाती हैं। तो ऐसी कौन सी जठर कोशिकाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु का मतलब होता है आरबीसी। क्या साथियों? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो ऐसी जठर कोशिकाएं कौन सी हैं जो आरबीसी उत्पादन में मदद करती हैं अप्रत्यक्ष रूप से? तो इसमें 1 नंबर जो ऑप्शन हमारे सामने है वो है साथियों मुख्य कोशिका, 2 नंबर है श्लेष्मा कोशिका, 3 नंबर है गॉबलेट कोशिका और 4 नंबर ऑप्शन है भित्तीय कोशिका। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि भित्तीय जो कोशिका होती हैं, जो एक प्रकार की जठर कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं पाई जाती हैं मानव के आमाशय के अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 3 नंबर साथियों सवाल है, आहार नाल की भित्ति के बाहर से भीतर की ओर परतों के सही क्रम को व्यवस्थित करना, या कौन सा सही क्रम है? यानी कि जैसे आहार नाल हम ये देखते हैं, तो आहार नाल के अंदर से, यानी कि यहाँ पर पूछा है बाहर से भीतर की तरफ, यानी कि बहुत सारी ऐसे परतें होगी, बाहर और अंदर ऐसी 4 परतें हैं। तो इसमें देखो जो बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ हम जाते हैं आहार नाल के अंदर, तो बाहर से अंदर की तरफ कौन सी परतें हैं वो सही अनुक्रम इसमें दर्शाया गया है।
तो इसमें जो राइट आंसर मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, 4 नंबर राइट। यानी कि सबसे बाहरी जो परत होती हैं इसको बोलते हैं सीरोसा, उसके अंदर की तरफ पाई जाती है लंबी पेशी, और उसके अंदर की तरफ पाई जाती है सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर जो पेशी होती हैं उसको बोलते हैं क्या साथियों, ये मैं आपको गोला करके बता रहा हूँ, ये सबसे अंदर की तरफ पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आहार नाल का जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसको बोलते हैं म्यूकोसा, सबसे बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं सीरोसा। ठीक है, ये आपको ध्यान। अब बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 4 नंबर, वो इस प्रकार है कि HCl का स्त्रावण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें साथियों 1 नंबर है जाइमोजिन कोशिकाएं, 2 नंबर है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, 3 नंबर ऑप्शन है कुपर कोशिकाएं, और 4 नंबर है श्लेष्मा कोशिकाएं। तो इसमें साथियों राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर कुपर कोशिका ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं यकृत के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन जो श्लेष्मा कोशिका है और ऑक्जेंटिक कोशिका, जाइमोजिन कोशिका होती है, ये पाचन तंत्र से संबंधित होती हैं, और ये अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग यहाँ पर पदार्थों का स्त्रावण भी करती हैं। लेकिन इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 2 नंबर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जो मानव पाचन तंत्र में पाई जाती हैं, आहार से संबंधित होती हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये HCl का स्त्रावण करती हैं, और ये ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं मानव के आमाशय के अंदर। ठीक है, जिसको साथियों यहाँ पर ऐसे भी पूछ लें कि जठर जो अम्ल होता है वो कौन सी कोशिकाएं स्त्रावित करती हैं, तो भी अपना जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं इसको राइट आंसर कर देना है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 5 नंबर, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, लार में पाई जाने वाली जो प्रमुख यानी कि मुख्य जो प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी होती है वो कौन सी है। यहाँ पर एंटीबॉडी वैसे 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यानी कि IgM, A, D, E और G, यानी कि IgM, IgA, IgD, IgE और IgG, ये 5 प्रकार की मुख्य प्रतिरक्षी होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं। लेकिन इसमें से मुख्य रूप से लार के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो आपको इसमें से जो राइट आंसर कौन सा लगता है, यानी कि साथियों यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी कि लार के अंदर IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, इतना मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। और लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, और वो एंजाइम सेम का सेम पाया जाता है आंसू के अंदर। ठीक है, यानी कि अश्रु के अंदर पाया जाता है। तो ये जो एंजाइम है वो कौन सा है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कहाँ पर पाया जाता है, लार के अंदर भी पाया जाता है, अश्रु के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि आँख के आंसू में पाया जाता है। और इसका मुख्य काम होता है जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी होता है उनको नष्ट करना। ठीक है, आंखों के अंदर हो चाहे मुख के अंदर हो। अब हम बढ़ते हैं साथियों यहाँ पर हमारा जो अगला सवाल है उसकी तरफ, यानी कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पैरोटिड लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पैरोटिड उसके पीछे लार ग्रंथियां लिख दिया, इसका मतलब ये लार से संबंधित, लार कहाँ पे होती हैं, लार मुख के अंदर ही पाई जाती हैं, मुख गुहा के अंदर। तो पैरोटिड जो लार ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है जीभ के नीचे, 2 नंबर कान के नीचे, और यहाँ पर सी ऑप्शन है आँख के ऑर्बिट के नीचे, और 4 नंबर है दोनों जबड़ों के कोण के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन है कान के नीचे। ठीक है, यानी कि पैरोटिड जो लार ग्रंथि हैं वो कान के नीचे पाई जाती हैं, और पैरोटिड के अंदर यदि संक्रमण हो जाता है तो उसके अंदर एक बीमारी होती है, उस बीमारी को बोलते हैं मम्स। क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना। और इस समय क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि जो लार ग्रंथि होती है इसके अंदर सूजन आ जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 7 नंबर, अग्नाशय रस होता है। अब यहाँ पर आपके सामने एंजाइम लिखे हुए हैं, ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 1 नंबर ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, माल्टेज है, और 3 नंबर यानी कि सी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, और 4 नंबर है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एमाइलेज। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है।
ये साथियों जो भी एंजाइम है ये अग्नाशय से स्रावित होते हैं, इसलिए इसको अग्नाशय रस बोला जाता है। ठीक है, और इसमें देखो जो लाइपेज एंजाइम होता है ये वसा के पाचन से संबंधित है। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम है स्टार्च पाचन से संबंधित है, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन पाचन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि ऐसे कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन पाचन से संबंधित होते हैं, तो एक तो ट्रिप्सिन यहाँ पर है, और पेप्सिन भी यहाँ पर जो प्रोटीन का पाचन करता है। काइमोट्रिप्सिन एक अक्रिय एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक रेनिन एंजाइम होता है, वो भी क्या करता है, प्रोटीन पाचन में भाग लेता है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है साथियों, यकृत की जो कुफर कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो इसमें देखो लसीले संयोजी ऊतक इसमें पाई जाती हैं, या भक्षण कोशिकाएं, या फिर मास्ट कोशिकाएं, या वसा कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें से राइट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? कुफर कोशिकाओं के अंदर साथियों भक्षण कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी कि कुफर कोशिकाएं एक प्रकार की भक्षण कोशिकाएं होती हैं, इस प्रकार से भी आप कह सकते हो। अब हम बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों 9 नंबर, यहाँ पर काइलोमाइक्रोन होते हैं, यानी कि काइलोमाइक्रोन साथियों बोलते किसको हैं? इसमें देखो 1 नंबर ऑप्शन है अपचित प्रोटीन को, और 2 नंबर है अपचित कार्बोहाइड्रेट, 3 नंबर है वसा की प्रोटीन तथा ग्लिसरॉल से ढकी हुई बूंदे, और 4 नंबर ऑप्शन है वसा की फॉस्फोलिपिड से ढकी बूंदे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि काइलोमाइक्रोन किसको बोलते हैं, तो आपको ये पता लगाना है। तो इसमें राइट आंसर तो हो जाएगा साथियों, यहाँ पर सी नंबर है वो राइट हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर राइट आंसर है। लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना साथियों, ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्या है, वसा की प्रोटीन तथा यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं ग्लिसरॉल से ढकी हुई बूंदें होती हैं, यानी कि बीच में तो प्रोटीन होती हैं और साइड में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप इसमें जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 10 नंबर, वो इस प्रकार आपके सामने दे रखा है, यानी कि सोडियम जैसे वाहक आयन किस प्रकार के पदार्थों के अवशोषण को सुगम कर देते हैं? यानी कि सोडियम जैसे आयन वाहक पाए जाते हैं, जैसे अवशोषण होता है जो पचित भोजन होता है उसके बाद में अवशोषण होता है, अवशोषण की क्रिया होती है, और अवशोषण के बाद में जो भी पदार्थ होता है वो एक अपशिष्ट पदार्थ जिसको मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो सोडियम आयन यानी कि वाहक आयन होता है ये किस प्रकार पदार्थों के अवशोषण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है? तो इसमें देखो 1 नंबर है फ्रक्टोज तथा कुछ एमिनो अम्ल जैसे, और एमिनो अम्ल तथा ग्लूकोज तथा वसा अम्लों और ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर देखो सोडियम जो वाहक होते हैं इसमें फ्रक्टोज और कुछ एमिनो अम्ल हैं वो सहायक होते हैं। ठीक है, सोडियम जैसे जो वाहक आयन होते हैं ये पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो साथियों 11 नंबर है। 11 नंबर देखो एक आपके सामने क्या है, मानव श्वसन तंत्र का चित्रात्मक दृश्य का अध्ययन करो और ए से डी को निरूपित कीजिए। यानी कि यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है तो इसको निरूपित करना है। तो इसमें देखो निरूपित कैसे करोगे, इसमें राइट आंसर कैसे हुआ? यानी कि ए आपको देखो ए जो दिख रहा है ना ये ए कहाँ तक है, ए देखो यहाँ पर जो ये भाग है इस भाग को क्या बोलते हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए सबसे पहले। तो देखो साथियों यहाँ पर जो हमारा सवाल है इसमें जो ए भाग है इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो एपिग्लोटिस में इसमें कौन सा संभावित लगता है? ये ए एपिग्लोटिस, ये भी ए एपिग्लोटिस। ठीक है, और 2 नंबर एल्यूलाई और इसमें भी बी नंबर है वो एल्यूलाई है। तो सी नंबर है वो ब्रोंक्यूल है या फिर ब्रोंकस है, इसमें आपको पता करना है सी नंबर पे ब्रोंक्यूल है या ब्रोंकस है। तो देखो यहाँ पर ब्रोंक्यूल या ब्रोंकस है वो देख लेते हैं हम। सी नंबर ये यहाँ पर है, सी नंबर में देखो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और डी नंबर है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा इसलिए थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर तो हो जाएगा वैसे 4 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए पे तो एपिग्लोटिस है, बी पे यहाँ पर एल्यूलाई है, और सी पे ब्रोंकस है, और डी पे है वो डायफ्राम है। तो आपको यहाँ पर ये तो दिख रहा है ना कि डी है वो कहाँ पर है, डी तो यहाँ पर है और डी इस लाइन के नीचे की तरफ है, तो ये डायफ्राम है।
तो डी तो यहाँ पर डायफ्राम हो गया बिल्कुल राइट, और सी है वो ब्रोंकियल। यहाँ पर जो संरचना ये कहाँ तक, यहाँ तक है, तो इस प्रकार से आप इसमें डी ऑप्शन है वो राइट कर दोगे। यानी कि डायफ्राम होता है वो दोनों फेफड़ों के नीचे गुंबद आकार की संरचना के रूप में पाया जाता है, और इसके बीच में हृदय पाया जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ये डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर जैसे गुंबद जैसा बन जाता है तो हवा है वो बाहर चली जाती है, यानी कि फेफड़े से हवा है वो बाहर निकल जाती है। और जब डायफ्राम है वो सपटा हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ ऐसे आ जाता है, संकुचित हो जाता है, सपटा हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, फेफड़े के अंदर हवा बाहर से अंदर आ जाती है। इस प्रकार से जो श्वसन की क्रिया होती है। अब हम बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखो, रक्त के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 फेफड़े में अधिकतर किस रूप में पाई जाती है। अब बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। देखो यहाँ पर जो CO2 गैस होती हैं शरीर के अंदर बनती रहती हैं, रासायनिक यानी कि क्रिया के द्वारा बनती रहती हैं। तो जो CO2 होती हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं, अधिकतर किस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, वैसे तो वो CO2 के रूप में रहती नहीं है, लेकिन वो कौन से फॉर्मेट के रूप में रहती हैं ये आपको पता लगाना है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन तथा कार्बोनिक अम्ल के रूप में। बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यहाँ पर 1 नंबर आपको आंसर राइट, ये रट्टा मार लेना आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर जो CO2 होती है ना उसका परिवहन किस रूप में होता है, या फिर CO2 रक्त के अंदर किस रूप में पाई जाती हैं, दोनों का एक ही आंसर है। यानी कि कार्ब, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ब, फिर एमिनो, फिर हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन Sb के साथ में CO2 मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और यदि CO2 है वो सिंपल यानी कि देखो यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल के रूप में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को बढ़ते हुए आयतन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसमें बढ़ते हुए आयतन के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इससे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए साथियों कि जो इसका आयतन कितना कितना होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले तो जैव धारिता और अवशोषण आयतन, टाइडल आयतन और निःशोषण आयतन है, इसका आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी कि जो टाइडल यानी कि टीवी जिसको बोलते हैं टीवी, इसका आयतन होता है साथियों कितना, 500 ml। अब देखो साथियों मैंने सभी का लिख दिया यहाँ पर ताकि आसानी रह जाए यहाँ पर सही तरीके से। तो देखो यहाँ पर टाइडल जो आयतन होता है यानी कि सामान्य अवस्था में जो हम वायु अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं टाइडल आयतन, यानी कि यहाँ इसको टीवी बोलते हैं। तो टीवी का जो आयतन होता है वो होता है 500 ml। ठीक है, सामान्य। तो ये तो हो गया सबसे कम। उसके बाद में देखो अवशेषी आयतन जिसको बोलते हैं हम RV। ठीक है, यानी कि सामान्य यहाँ पर निःशोषण के बाद में यानी कि जब वायु बाहर निकल जाती है तो फेफड़ों के अंदर जो वायु पीछे रह जाती है उसको बोलते हैं RV। तो जो इसका मान होता है 1100 से 1200 ml। ठीक है, और उसके बाद में देखो निःशोषण आरक्षित आयतन यानी कि ERV का मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी कि बाहर निकालते हैं, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा फेफड़े से कितनी बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं, उसका जो मान होता है वो कितना होता है 1000 से 1100 ml होता है। ठीक है, यानी कि हम एक सामान्य रूप से हवा बाहर निकालते हैं फेफड़े से, फिर बल द्वारा यानी कि बल लगा के कितनी बाहर निकाल सकते हैं उसका मान होता है यहाँ पर 1000 से यहाँ पर हो सकता है 1100 तक। तो फिर आप इसमें अनुमान लगा सकते। फिर जैव धारिता होती है, ये तो देखो ERV और IRV और TV मिला करके होता है। तो इसका मान तो वैसे भी सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम तो हो गया 1 नंबर का और सबसे ज़्यादा 4 नंबर का। फिर यहाँ पर देखो 3 नंबर का, यानी कि ये जो बी ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 14 नंबर। तो वो आपके सामने इस प्रकार है, यानी कि ब्रोंक्यूल की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल होता है। अब ये बताओ जो ब्रोंक्यूल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। वैसे फेफड़ों के अंदर पाया जाता है, सभी को पता है ब्रोंक्यूल होता है। तो ब्रोंक्यूल की आंतरिक सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है 1 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर और 100 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है ब्रोंक्यूल का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
वायु कुपिका का नहीं है, यहाँ पर पूछा है ब्रोंक्यूल का पूछा है। ठीक है, तो इसमें ब्रोंक्यूल का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन है वो राइट, यानी कि 10 मीटर स्कोर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बोहर प्रभाव निम्न में से कौन सा है, यानी कि बोहर प्रभाव पहले कहते किसको हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसमें ये परिभाषा ही मान सकते हो आप, परिभाषा ही पूछिए। तो इसमें जो सीधा मैं आपको बता देता हूँ, डी ऑप्शन है वो राइट इसमें है, यानी कि जो पीएस यानी कि वह सांद्रता जिस पर रक्त की जो 50% जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जो संतृप्त हो जाती हैं, यानी कि जो आप इसे कहते हैं ना कि पीएस में कमी से PCO2 में वृद्धि होती है, यही हमारा क्या है बोहर प्रभाव है। यानी कि शरीर के अंदर रक्त के अंदर क्या होता है, पीएस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि जब शरीर या रक्त के अंदर पीएस है वो कम हो जाता है, कम होने से PCO2 है उसमें क्या हो जाती है, PCO2 में वृद्धि हो जाती है, यही हमारा बोहर प्रभाव है। ये आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि शरीर के ऊतकों से क्या पूछा है सवाल के अंदर साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखो कि शरीर के अंदर जो ऊतक हैं हमारे ऊतकों से जो निकली अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती हैं रक्त के भीतर किस रूप में उपस्थित होती हैं। तो आपको इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बताया, लेकिन अभी और यहाँ पर बेटर जानकारी के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है 70% जो CO2 होती हैं वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन तथा 30% होती हैं बाइकार्बोनेटों के रूप में। तो ये राइट है, गलत है आप कंफर्म कर लेना साथियों। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर है जो आरबीसी में कार्ब हीमोग्लोबिन के रूप में, और सी ऑप्शन है यहाँ पर जो रक्त प्लाज्मा तथा आरबीसी में बाइकार्बोनेट के रूप में, और डी ऑप्शन यहाँ पर रक्त प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत वाला मामला है वो गड़बड़ है। इनकी बाइकार्बोनेट आयन है वो कितने प्रतिशत होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और कार्ब हीमोग्लोबिन के रूप में जो अपनी जो CO2 होती हैं वो परिवहन कितना प्रतिशत करती हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना ताकि ज़्यादा विद्यार्थियों को पता भी लग सके। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है प्रतिशत वाला। इनकी CO2 है वो बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त के अंदर कितने प्रतिशत के रूप में बहती है, यानी कि बाइकार्बोनेट के रूप में कितने प्रतिशत होती हैं CO2, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 17 नंबर, ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है वो किस रूप में होता है, सिग्मोइड होता है या फिर ढलान युक्त होता है या सरल रेखा में होता है या परवलयाकार का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर सिग्मोइड होता है। ऑक्सीजन का वियोजन होना और उसके साथ में वक्र यानी कि जो वियोजन का वक्र होता है वो सिग्मोइड होता है, ये आपको ध्यान में रखना। अब दूसरा यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। मस्तिष्क के श्वसन केंद्र में जो निःश्वसन और यानी कि निःश्वसन तथा निःश्वसन नियंत्रण करता है तो स्थित होता है, यानी कि जो श्वसन और उल्टी का केंद्र है वो मस्तिष्क में कौन से भाग में पाया जाता है, तो ये वैसे मस्तिष्क से संबंधित है और श्वसन तंत्र से भी संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मेडुला ओब्लांगेटा होगा, यानी कि MO होगा या फिर सेरिबेलम होगा या हाइपोथैलेमस या पेरिकार्डियम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर हमारा मेडुला ओब्लांगेटा, यानी कि साथियों मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा श्वसन और उल्टी का नियंत्रण किया जाता है, यानी कि श्वसन का केंद्र मेडुला ओब्लांगेटा में और उल्टी का केंद्र भी मेडुला ओब्लांगेटा में होता है। ये भी साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। वैसे साथियों सवाल हैं वो सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, आपको अच्छी तरीके से ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। और वर्तमान में NCERT ही चल रही है 11वीं और 12वीं में, तो वहीं से सीधा क्वेश्चन उठा के पूछेंगे। जो आप मतलब 10 साल के अंदर नीट के अंदर, यानी कि आप मान लो 2011 लगभग 2011 से 2021 तक नीट के अंदर जो भी
क्वेश्चन पूछे गए वो आप कर लोगे तो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, ये आपको टॉपिक वाइज, ऐसे नहीं कि जो सिलेबस नहीं है वो भी हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं, जो सिलेबस में दे रखा वो कर लोगे, क्योंकि नीट के अंदर वैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई एक आध बार होते हैं, ऐसे ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, वैसे एनसीईआरटी आधारित होते हैं। तो इसमें लैब स्टैंड में भी सेम वही प्रोसेस होगी। तो अब यहाँ पर देखो हमारा अगला यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, अस्थमा की पहचाना जाता है, यानी कि अस्थमा जो बीमारी होती है उसको किस प्रकार से पहचाना जाता है, यानी कि अस्थमा होता कैसे है या उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, 1 नंबर ऑप्शन है, ब्रोंकियल पेशियों में अति संकुचन के कारण। ठीक है, यानी कि ब्रोंकियल जो पेशियाँ होती हैं, फेफड़े के अंदर ब्रोंकियल जो पेशियां होती हैं उसके अंदर अति संकुचन होने के कारण क्या होता है, अस्थमा होता है। बिल्कुल राइट, जो आंसर है वो ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 20 नंबर, यानी कि वृक्क में पथरी, यानी कि जो किडनी के अंदर पथरी होती है, ठीक है, तो वो एक ठोस समूह में होती हैं। कौन से ठोस समूह में होती हैं, यानी कि सामान्य अवस्था में किडनी के अंदर पथरी है वो कौन से रूप में होती हैं। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर देना है। 1 नंबर यहाँ पर है कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिक अम्ल, 2 नंबर है फास्फेट और यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर नोट कर लेना साथियों, जो वृक्क यानी कि किडनी के अंदर जो पथरी होती हैं वो साथियों किस रूप में होती हैं, फास्फेट और यूरिक अम्ल के रूप में होती हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों, वो इस प्रकार आपके सामने आ गया है। तो इसमें पूछा क्या गया, वृक्क के द्वारा यानी कि किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन है वो स्त्रावित होता है। तो आपको ये भी ध्यान में होना सही साथियों। 1 नंबर गैस्ट्रिन, 2 नंबर है सिक्रिटिन, 3 नंबर है एरिथ्रोपोएटिन और 4 नंबर है एल्डोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एरिथ्रोपोएटिन, यानी कि एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन होता है वो साथियों जो पोएटिन हार्मोन है किडनी के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान होने। और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है, कार्य क्या होगा, आप इसका सर्च करके या फिर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट साथियों जरूर करना, इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों 22 नंबर। तो 22 नंबर यहाँ पर देखो जो आपको डायग्राम एक दे रखा है, तो इस डायग्राम में जो भी ABCD जो भी नामांकन किया हुआ है इसकी सही पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने ए ऑप्शन भी पड़ा है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर वृक्क है, क्या है, किडनी है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर है उदरीय एओर्टा यानी कि धमनी है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर रक्त लाने का काम करती हैं, अंदर की तरफ तीर है तो धमनी हो गई। ठीक है, उसके बाद में सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यूरेटर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा यानी कि मूत्र नलिका। उसके बाद में डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा मूत्राशय। और ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन यूरेथ्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। ठीक है, और एफ ऑप्शन हो जाएगा हमारा वृक्कीय पेल्विस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है इतनी बातें। नामांकन जो चित्र होता है मिलान करना आसान होता है, बिल्कुल आप इसमें कट कर सकते हो, यानी कि ये ऑप्शन है वो जो नहीं आ रहा है। ए पे मान लो वृक्क हैं, जैसे वृक्क हैं, यहाँ पर भी वृक्क। ठीक है, ये तो सभी में समान है। और बी ऑप्शन है आप सभी मिलान करोगे, उदरीय एओर्टा, उदरीय सभी में समान है। जिसमें गलत आ रहा है या उल्टा आ रहा है वो कट कर देना। यहाँ पर यूरेटर हैं और इसमें यूरेथ्रा तो कट कर दिया। यदि ये भी आपको सही नहीं लग रहा है तो मूत्राशय ये भी सभी में समान है। फिर यहाँ पर इस प्रकार से आप हैं वो करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि जांच पड़ताल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान होता है ये, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो आसान होते हैं। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। साथियों अगर अगला हमारा सवाल है साथियों, हेनले लूप की जो आरोही भुजा है वो किसके लिए पारगम्य होती हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है साथियों। हेनले लूप की जो यानी कि ये हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उससे संबंधित है साथियों, यानी कि हेनले लूप की आरोही भुजा होती हैं। एक तो होती है हेनले लूप की अवरोही भुजा और एक होती है आरोही। जैसे हमारे ये बोमेन संपुट बन गया, ठीक है, और इसमें एक नलिका होती है जिससे रक्त आता है जिसको बोलते हैं अपवाही। ठीक है, और जो जिससे रक्त निकलता है उसको बोलते हैं अभिवाही। ठीक है, इसके बीच में ग्लोमेरुलस जो गुस बन जाता है। फिर यहाँ पर देखो ये नली पतली हो जाती है। अब यहाँ पर बोमेन संपुट बन जाता है,
यानी कि ये तो हो गई एफरेंट, ठीक है, एफरेंट धमनी, और ये हो गई ईफरेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर एक तो पतला भाग बनता है, ठीक है, एक तो यहाँ पर इस प्रकार, फिर यहाँ पर संग्रह नलिका बन जाती है और इसके ऊपर ऐसे जाल पाया जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी जनरल जानकारी। और आरोही, मेन यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आरोही भुजा कौन सी होती हैं, अवरोही भुजा कौन सी होती हैं। अब यहाँ पर जब पर्वत पे चढ़ते हैं तो पर्वतारोही, यानी कि यहाँ पर पर्वत पे चढ़ रहे हैं तो पर्वतारोही, रोही का मतलब आरोही, तो ये हो गया हमारा आरोही भुजा, ठीक है। और पर्वत से नीचे उतर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अवरोही, ये नीचे उतर रहे हैं तो ये हो जाएगा अवरोही, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पर्वतारोही आरोही, ठीक है, और पर्वत अवरोही, ये अवरोही भुजा हो गई, ठीक है, ये आपको ध्यान में। और ये भुजा हो गई पीसीटी और ये हो गई डीसीटी, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अंतर ध्यान में होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये हो गई संग्रह नलिका, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती हैं पोडोसाइट कोशिका, बोमेन संपुट में क्या पाई जाती हैं, पोडोसाइट कोशिका। यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ कि पोडोसाइट कोशिका कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं पोडोसाइट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर आरोही भुजा, आरोही का मतलब ये बढ़ने वाली यानी कि ऊपर चढ़ने वाली भुजा, तो इनके लिए कौन सा यहाँ पर पूछा गया है, हेनले लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है, यानी कि जो ऊपर चढ़ने वाली जो भुजा है इसमें कौन सा पारगम्य है। तो 1 नंबर यहाँ पर ऑप्शन है ग्लूकोज, 2 नंबर है NH3 यानी अमोनिया, और सी ऑप्शन यहाँ पर सोडियम, और डी ऑप्शन है यहाँ पर जल। यानी कि आरोही जो भुजा होती हैं वो किसके लिए पारगम्य होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन, यानी कि सोडियम के लिए पारगम्य होती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि जो आरोही भुजा होती है हेनले लूप की वो जल के लिए पारगम्य होती हैं या अपारगम्य होती हैं या अर्धपारगम्य होती हैं, किस प्रकार से संबंधित है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। आरोही भुजा लिख के पीछे यहाँ पर जल लिख के और आगे लिख देना आप इसमें कि अपारगम्य, पारगम्य या अर्धपारगम्य जो भी है, ठीक है। नहीं है तो आपको सर्च करना है, ठीक है, सर्च करके भी बताना ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनकी बहुत सारी बीमारियों का एक साथ में निवारण कर देगा। तो इसमें देखो यहाँ पर जो राइट है वो किस प्रकार से होगा, इसमें देखो साथियों यूरीमिया, यूरीमिया किसको बोलते हैं साथियों, यूरीमिया मतलब यूरिया की उपस्थिति और किसमें, मूत्र के अंदर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 5 नंबर, यानी कि यूरीमिया का मतलब मूत्र के अंदर यूरिया उपस्थित है। फिर यहाँ पर 2 नंबर है कौन सी बीमारी है जिसको बोलते हैं हीमेसूरिया। हीमेसूरिया का मतलब होता है यहाँ पर साथियों यानी कि हीम शब्द आया, हीम का मतलब रक्त, यानी कि रक्त से संबंधित है, यानी कि मूत्र के अंदर रक्त का उपस्थित होना, यानी कि जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 3 नंबर है, यानी कि हीमेसूरिया बोलते हैं यहाँ पर मूत्र में रक्त कणों की उपस्थिति, यानी कि हीम शब्द आ गए, हीम मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब यहाँ पर आरबीसी यानी कि रेड कलर का, यानी कि रक्त से संबंधित हो गया, ठीक है। अब देखो कीटोन यूरिया, ठीक है, कीटोनूरिया या कीटोन यूरिया इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कीटोनूरिया है वो किसको बोलते हैं साथियों, इसमें जो ऑप्शन अपना कीटोन कण है वो कब पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। और ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया का मतलब साथियों क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया का मतलब है ग्लूकोज, ग्लूकोज से संबंधित, यानी कि मूत्र के अंदर क्या उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। और फिर है प्रोटोनयूरिया, प्रोटोनयूरिया मतलब प्रोटोन से संबंधित यानी कि प्रोटीन से संबंधित, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसमें देखो हीमोसूरिया है, यूरीमिया है, वो थोड़ा सा खास तौर पे आपको ध्यान रखना, और कीटोनूरिया ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर यही तीनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और मिलान करने वाला आ जाए तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अगला हमारा सवाल साथियों, ग्लोमेरुलस के सने फिल्ट्रेट में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। इनकी जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर जो सने हुए फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो 1 नंबर है कणिकाओं तथा प्रोटीन रहित रुधिर, ठीक है, 2 नंबर है कणिकाओं रहित रुधिर, और 3 नंबर ऑप्शन है प्रोटीन रहित रुधिर, और 4 नंबर ऑप्शन है कणिकाओं और प्रोटीन रहित प्लाज्मा। तो इसमें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जैसे मान लो ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये बोमेन संपुट वगैरह हमने बना दिया है पूरा, और इसके अंदर वो गुस होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी रक्त है वो सन करके आ जाते, एक सेकेंड,
देखो यहाँ पर दोबारा मैं बना देता हूँ, ये दोबारा बन गया। और यहाँ से क्या होता है, रक्त है वो फिल्ट्रेट होकर के पोडोसाइट कोशिका के द्वारा यहाँ पर आ जाता है। तो ये सड़ा हुआ पदार्थ होता है, यानी कि फिल्ट्रेट पदार्थ होता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है साथियों कणिकाओं तथा प्रोटीन रहित रुधिर। यानी कि कणिका कौन कौन सी, कणिका 3 होती हैं, एक तो होती है RBC, एक WBC और एक प्लेटलेट्स। कणिकाओं तथा प्रोटीन रहित जो रुधिर होता है वो इसमें फिल्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि साथियों यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेट बनता है वो लास्ट में जाकर के कहाँ पर चला जाता है, जो संग्रह नलिका होती है उसमें चला जाता है और फिर मूत्र के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। यानी कि उसमें प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन कौन सी, वैसे खास तौर पे जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो और कणिका जैसे RBC वगैरह, WBC है और प्लेटलेट्स हैं, वो भी मूत्र के द्वारा बाहर नहीं जाती हैं। यदि RBC बाहर चली जाती है मूत्र के साथ में तो रेड कलर हो जाता है। तो इस प्रकार से बीमारी का एक लक्षण है, यानी कि संक्रमण कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इस प्रकार हमारा जो ये वीडियो है यहीं समाप्त होता है और इस प्रकार से बहुत सारे आप वीडियो हैं वो लाते रहेंगे आपके लिए। इंडिया जियोग्राफी है, इंडियन वो तो हमने करवा दिया है, इंडियन जो हिस्ट्री है वो भी जल्दी ही कंप्लीट करवा देंगे, 2-3 वीडियो का काम है। ठीक है, और बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के भी कराने का प्रयास करूँगा, पूरा का पूरा PCB। ठीक है, तब तक मिलते हैं। आप अपनी जो पढ़ाई है वो बढ़िया तरीके से करते रहें। सिलेक्शन लेना है तो दिन रात एक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी, सेल्फ स्टडी पे जोर देना है। और ये वीडियो तो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा, मेरी तरफ से जो मेरी कोशिश है वो मैं करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।